हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, N+L रूल एंड बोहर-बरी रूल। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो ऑफ-बाउ का मतलब क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफ-बाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। इट इज़ अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे हम कुछ बिल्डिंग्स बनाएंगे ऑर्बिटल्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि हमें इस चैप्टर में हम जितने भी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, पाउलीज प्रिंसिपल पढ़ें या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ें, ठीक है, या हम एक प्रिंसिपल और पढ़ते हैं, वो सारे भी प्रिंसिपल किसके नेम पे हैं? हुंड्स रूल हो गया, वो सारे साइंटिस्ट के नेम पे है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है कि ये किसी साइंटिस्ट के नेम है। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी सच में यही लगा था कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल मतलब कोई साइंटिस्ट होंगे, बट मुझे जब पता चला कि ऑफ-बाउ का मतलब सिर्फ ये होता है, किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं होता है, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा था। अब अगर आप लोगों को भी यही लगता था अभी तक कि ऑफ-बाउ किसी साइंटिस्ट का नेम है और आज तुम्हें पता चला है कि ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, इसके जो साइंटिस्ट थे वो थे नील्स बोहर, तो एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या आप लोगों को इससे पहले ये चीज़ें पता थी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये जो हम बनाने वाले हैं 1s 2s 3s, फिर ये कैसे बनता है और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ तक हम कैसे किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। 6s 7s, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर यहाँ पे से आप बनाएंगे 2p और ये 3p, उसके बाद 4p, देन 5p, देन 6p एंड देन 7p। देन उसके बाद आप बनाएंगे 3d 4d 5d और 6d, फिर आप बनाएंगे 4f और 5f। तो ये पैटर्न आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। अब पहला सवाल आप लोगों का, सर ये नंबर क्या 7 तक ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं? तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में जो हमारे कितने ग्रुप्स हैं बच्चों? 7th। ये जो नंबर्स हैं वो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी ग्रुप नहीं, पीरियड कितने हैं? 7 है। तो ये जो नंबर्स हैं वो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितने पीरियड हैं? 7। अब ये यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा है, ये पता चलता है हमें क्वांटम नंबर से। तो जब मैं क्वांटम नंबर बताऊँगा आप लोगों को तो वहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। अगर आप लोग क्वांटम नंबर पहले से ही जानते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इस लेक्चर में सीख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाएंगे, तो उस बारे में देख लेते हैं। तो अब बात आती है इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की भरने की। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को ध्यान रखनी कुछ बेसिक सी चीज़ें कि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 5, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14, डी में सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। और उसके बाद आपके एफ के पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। उसी बेसिस पे इसका एक ऑर्डर डिज़ाइन किया गया जो कुछ इस तरीके से भरा जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बच्चों 1s में, राइट। फिर आप आओगे 2s में, फिर आप पीछे से आइए 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s, देन 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p। तो ये रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरने का ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा भरा है हमने? 1s। तो सबसे कम एनर्जी होगी 1s की, ठीक है। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है लोअर एनर्जी शेल में, लोअर एनर्जी वाले में। तो 1s में भरा जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, फिर किस में भरा जा रहा है बताइए? 1s 2s, फिर पीछे से आएंगे आप 2p, फिर 2p के बाद 3s, फिर उसके बाद 3p,
फिर उसके बाद 4s और ये 3d। क्लियर हुआ? तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये सिर्फ इतना पैटर्न आप लोग याद कर लो तो आपके 80-90% इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ इस लाइन से। ठीक है, करने को नीचे को भी कर सकते हो आप लोग, उसे बना भी सकते हो। तो मेन ये है, इसे नहीं भूलना है किसी को, ये डायरेक्ट याद रखनी है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब ये पैटर्न ऐसा क्यों है उस बारे में भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन हुआ है, ये जो रूल बन के आया है वो n+l रूल से बनकर आया है। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि पैटर्न आया क्या है। तो क्या है 1s, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे बच्चों आप 1s में, फिर भरोगे 2s में, फिर जब और इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 2p में, फिर और बचेंगे तो 3s, फिर 3p में, फिर 4s और 3d में। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सोडियम और मैंने कहा उसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आपने कहा सर एटॉमिक नंबर है 11, तो अभी तक 10th क्लास में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? 2, 8, 1, ये होता था तरीका। अब हम ऐसे लिखेंगे। तो बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? 1s में। तो सर 1s में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, और भर दिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है सर। अब 2 भर दिए, अब आते हैं आप 2s में। 2s में कितने भर सकते हो? सर 2s में भी 2 भर सकते हैं, ठीक है। अब 2p में कितने भर सकते हो? सर p में 6 भर सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं आप लोग अभी तक? सर हम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। अब किस में भरोगे? 3s। सर भर तो 2 सकते हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो बन गया 1s2 2s2 2p6 3s1, काउंट कर लो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6। देखो ज़्यादा तो नहीं हो गए? 6 और 4 10 12 और ये इट शुड बी 5। तो ये हो गया आपके 6 4 10 2 12 5 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे भरने हैं, बस इजी है। क्या याद रखना है? इस सीरीज को याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये भी बहुत ही आसान है याद करना, बच्चे गलत करते हैं तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी ये क्यों है उसका रीज़न भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ऐसे ही और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ट्राई करें जरा। अब 21 आप लोग बनाइए, ऑनेस्टी के साथ खुद बनाइए, फिर चेक करिएगा। वीडियो को पॉज करो और पहले ट्राई करो। 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए जरा काउंट करेंगे? 6 4 10 2 12 6 18 19 20 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4s के बाद कौन आता है देखिए आप? 3d1। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लियर हुई सारी बातें? तो ये सीरीज याद रखनी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भर रहा है, फिर 2s फिर 2p, इस तरह से पैटर्न आपका चलता रहेगा। तो पूरा पैटर्न चाहो तो पूरा यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। और इन बातों के बाद ये जो चीज़ें हैं कि ये यहीं तक क्यों लिखे, ये धीरे धीरे तुम लोगों को जैसे जैसे थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे, आगे लेक्चर्स और आएंगे, तो फिर आपको खुद आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि 5f ही क्यों होता है, 6f क्यों नहीं है। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूँ तो आपके f ब्लॉक 2 है ना, f ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं आपके, है ना। तो उसमें से होती है एक 4f सीरीज़ और एक होती है 5f। क्या इसके अलावा भी कोई ग्रुप रखें? बताइए मुझे। 2 जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रो बनी है पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे, जिनको लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो ये है लैंथेनॉइड वाली सीरीज़ जो 4f वाली होती है, ये होती है 5f। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, इसलिए बनाया ही नहीं है। और ये कैसे आता है ये भी पता चल जाएगा कि 6d तक ही क्यों होता है। तो ये पैटर्न होता है इसमें कि अगर 7 आया है मैक्सिमम, ये 6 होगा, ये 5 होगा, एक एक कम होता है, ठीक है। तो इस पर भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, फिलहाल हम आप फोकस करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इस तरह से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बड़े से बड़े एटम का। लेट सपोज हमारे पास ब्रोमीन है, एटॉमिक नंबर 35। बनाइए आप लोग, ट्राई करें इसे। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। काउंट करो जरा कितने हो गए। तो 6 4 10 2 12 6 18 19 20 और 30 30 हो गए, 35। 3d के बाद कौन आता है देखिए जरा, इसमें देखिए, कोशिश करिए। 3d के बाद कौन आ रहा है बच्चों? तो आ रहा है 4p, फिर आ रहा है सर 5s। तो 4p 30 हो गए थे ना, तो कितने और भरने हैं? 5।
तो ये आ गया ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही आप बड़े बड़े एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब बड़े बड़े एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वो वीडियो जो हमारा होगा ट्रिक्स पे बेस्ड होगा कि हम शॉर्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं और शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसमें फिलहाल हम बात करते हैं इन चीज़ों पर, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो ये तरीका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ऐसे ही इसमें हमें दो एक्सेप्शंस मिलते हैं, एक है क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 सॉरी, और एक है एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे कि कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो इस लेक्चर का मेन मोटिव मेरा ये है कि आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। दूसरी बात कि ये आए कैसे। अब उस पर चलते हैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है N+L रूल। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इन सबको चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारे एक्सेप्शंस होंगे और जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें बचेंगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग N+L रूल, जिसे जाना जाता है बोहर-बरी रूल के नाम से, जिसका नाम है N+L, या फिर आप इसे बोल सकते हैं बोहर-बरी। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। बोहर-बरी रूल। अब क्या कहता है ये रूल? तो इस रूल का कहना है ना कि हायर द वैल्यू ऑफ, ये कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा तुम्हारा, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ, तो नीट और जेई के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ पे। हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर द एनर्जी, जिसकी N और +L की वैल्यू हाई होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी, राइट। अब अगर पहला केस ये है, अगर दोनों की N+L की वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए। इफ N+L वैल्यूज आर सेम, अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करना है? देन हायर द वैल्यू ऑफ N, हायर द एनर्जी। अगर दोनों सेम आ जाए तो जिसके लिए N की वैल्यू हाई होगी वही होगा हायर द एनर्जी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जिन्होंने L और L के बारे में नहीं सुना है, अभी डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको दो ऑर्बिटल दिए बच्चों, एक दिया मैंने 3s और एक दिया मैंने आपको 3d। तो मैं पूछता हूँ बच्चों कि इसमें दोनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? हम लोगों ने ऑर्डर क्या सीखा? अभी हम लोगों ने ऑर्डर सीखा है कि सर सबसे कम एनर्जी इसकी है, फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी और ज़्यादा, ऐसे बढ़ते रहेगा। और मैंने आप लोगों से बोला बच्चों यहीं तक याद करो। अब आप बोलोगे सर अगर हमें कोई क्वेश्चन ये दे दे कि बच्चों बताओ कि 6s और 6p में एनर्जी ज़्यादा किसकी है, तो सर इससे कैसे बताएंगे? फिर हमें तो याद करना चाहिए था पूरा, आपने मना क्यों किया? तो इस रूल से आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो सबके लिए इतना ईजी नहीं कि वो सारी टेबल याद करें फिर चेक करें कि कैसे होगा। तो N+L रूल से ही ये सारा डेटा आया है, तो वहीं से हमें पता चलता है। तो देखिए ये चीज़ एक नोट कर लेंगे, L की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0, 1, 2, 3, यानी कि S, P, D, F, बस इतना सा याद रखना है। L की जो होती है वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। 0 होता है S के लिए, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, राइट। अब निकाल लेते हैं हम। तो ये जो वैल्यू है बेटा ये है N की वैल्यू, तो N कितना है? 3 है। L कितना हो गया? S के लिए L कितना होता है? 0। तो N+L की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? आपके पास आ गया 3। यहाँ पे निकालो, N की वैल्यू कितनी है? 3, और L की वैल्यू कितनी है? D के लिए चेक करो ज़रा कितना होता है? 2, तो ये आ गया आपके पास 5। तो बताइए किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो इसका मतलब 3D की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। देखो सही आ रहा है, 3s और 3D आ रही, 3D की एनर्जी ज़्यादा। तो अगर मैं पूछता हूँ कि एनर्जी ज़्यादा किसकी है, तो आप एनर्जी के बेसिस पे आंसर कर दोगे। और अगर मैं पूछता हूँ कि बेटा इलेक्ट्रॉन किस में फिल करोगे पहले, तो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन तो हम वहाँ फिल करते हैं जहाँ एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा किस में? 3s में। इलेक्ट्रॉन फिल वहाँ किया जाता है जहाँ पर एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा पहले 3s में। क्लियर है? अब इसको तुम लोग ट्राई करो, बताइए जल्दी से क्या आ रहा है आंसर? n = 6, L = 0, तो वैल्यू आ गई 6।
ऐसे यहाँ पर n इक्वल टू 6, L इक्वल टू P के लिए कितना है 1, तो वैल्यू आ गई 7। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 6p की एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया जाएगा, 6s में फिल किया जाएगा। क्लियर है। ऐसे जो मन चाहे आपके एग्जाम्पल इसमें ले लो, उनका कंपैरिजन कर लो, बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो यही कहता है n+l रूल। अब ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों जिसमें दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाए, हमारे पास सेम आ जाए। तो एग्जाम्पल है हमारे पास 6s और 5p। इसको चेक करके बताइए ज़रा। तो आप देख रहे हैं कि सर n इक्वल टू है 6 और l इक्वल टू है कितना है, बोलो 0, कितना आ गया 6। फिर n इक्वल टू है 5 और l इक्वल टू है कितना 1, वैल्यू आ गई 6। तो बोथ वैल्यूज़ आर सेम। तो अब क्या है डिसाइडिंग फैक्टर, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हायर द वैल्यू ऑफ n हायर द एनर्जी, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ होगा, पहले 5p में होगा। तो ये दो डिसाइडिंग फैक्टर है, इसी के बेस पे ये पूरी सीरीज बनाई गई है। आगे होंगी सारी बातें समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। अब ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स लो, इनको ट्राई करो, और जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है प्लीज़ उसको सही से प्रैक्टिस कर लो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। 3rd चैप्टर में भी ज़रूरत पड़ेगी, 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हो, कहीं भी हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है ना कि सर ये कितना काम का था, 2,8,2 ये वाला जो तरीका था वो कितना यूज़ करते थे हम। ऐसा थोड़ी कि एक ही चैप्टर में यूज़ करते थे, आप मेटल नॉन मेटल जब पढ़ते थे वहाँ भी यूज़ करते थे, एसिड बेस में भी यूज़ कर लेते थे, कई जगह यूज़ करते थे। तो ऐसा ही ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है, वो बार बार कई जगह यूज़ होगा। तो इसलिए इनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। इसके बिना तो केमिस्ट्री में गाड़ी चलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये था आपका n+l रूल, जिसको हम बोहर बरी के नाम से याद रखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों ने जानी कि aufbau प्रिंसिपल जो है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप, ठीक है ना, जो एक जर्मन वर्ड है। जबकि साइंटिस्ट कौन है यहाँ पर, बोहर, और दूसरे कौन है, बरी। तो मेन ये नील्स बोर के नाम से जाना जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर CR और CU को आपने बता क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको सिर्फ CR और CU नहीं सिखाना चाहता हूँ। कुछ अच्छे कंसेप्ट हैं, कुछ अच्छे एक्सेप्शंस हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम साथ ही साथ ट्रिक्स भी सीखेंगे कि क्या है और उनकी स्टेबिलिटी के पीछे क्या रीज़न होता है, उन सबको एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।